हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फैनून फिजिक्स क्लासेस। आज हम लोग थर्मल फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। थर्मल फिजिक्स हमारे यहाँ बीएससी सेकेंड ईयर में पहला पेपर है, थर्मल फिजिक्स। हमारी यूनिवर्सिटी में, यानी कि जहाँ से हम जो मतलब एक लाइव क्लास हमारी चलती है, वहाँ पे जो बच्चे मतलब जो हमसे पढ़ते हैं, तो वहाँ पे सेकेंड ईयर में ये पहला पेपर पढ़ाया जाता है। अभी तक जो हमारे चैनल पे अभी तक जो वीडियोस अपलोड हो रहे थे वो मैथमेटिकल फिजिक्स के वीडियोस अपलोड हो रहे थे। किसके अपलोड हो रहे थे? मैथमेटिकल फिजिक्स। मैथमेटिकल फिजिक्स में अभी हमने कुछ हमारी दिक्कत थी ऑडियो से रिलेटेड और कुछ वीडियो क्वालिटी से भी रिलेटेड दिक्कत थी, तो अभी रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश की गई है, ठीक है। तो इसीलिए रेगुलर वीडियोस नहीं पड़े थे। आज से आप लोगों के रेगुलर वीडियोस अपलोड होने शुरू हो जाएंगे, मतलब डेली डेली बेसिस पे आपको एक वीडियो मिलेगा। अभी तक मैथमेटिकल फिजिक्स में हम लोग ढेर सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, जैसे कि वेक्टर कैलकुलस हमने स्टार्ट करा था। बहुत ज़्यादा भी नहीं पढ़ा है, थोड़ा सा पढ़ लिया है। हम लोग ग्रेडियंट तक की चीज़ें पढ़ चुके हैं और ग्रेडियंट से रिलेटेड एक एक्सरसाइज हमने सॉल्व करा है। अभी आपको 2 से 3 एक्सरसाइज और आएंगे, उसके बाद हम लोग डाइवर्जेंस शुरू करेंगे। साथ ही साथ हमारा मैथमेटिकल फिजिक्स चलता रहेगा, बट अब हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो अब थर्मल फिजिक्स पे रहेगा, ठीक ना, फिलहाल कुछ दिनों तक। सिलेबस की अगर बात करें तो कैसा सिलेबस हम लोग कवर करेंगे? अगर सही तरीके से पढ़ा जाए तो देखने में मिलता है कि हमारे यहाँ सबसे पहले केटीजी पढ़ाने को है, मतलब जो सबसे पहला चैप्टर है वो केटीजी पढ़ना है। उसके बाद इक्वेशन ऑफ स्टेट पढ़ना है, इक्वेशन ऑफ स्टेट, इक्वेशन ऑफ स्टेट। उसके बाद हम लोग को थर्मोडायनेमिक्स एंड एंट्रोपी पढ़नी है। क्या पढ़नी है? थर्मोडायनेमिक्स एंड एंट्रोपी, एंड एंट्रोपी। उसके बाद हमको तीन चैप्टर्स और हैं, जिसमें मैक्सवेल्स थर्मोडायनेमिकल रिलेशंस, उसके बाद क्रायोजेनिक्स और उसके बाद रेडिएशन। ये कोई ऐसी लगभग लगभग एक कोई एक्स्ट्रा चैप्टर है, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा। मतलब टोटल 7 चैप्टर्स हम लोग को पढ़ने हैं। बट हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग कुछ अलग तरीके से पढ़ेंगे। पहले हमारे कुछ लगभग लगभग शुरुआत के 10 से 15 जो लेक्चर्स रहेंगे वो बेसिक्स पे रहेंगे। किस पे रहेंगे? बेसिक्स पे रहेंगे। मतलब थर्मोडायनेमिक्स की बेसिक्स जानेंगे हम लोग कि जैसे टेम्परेचर क्या होता है, हीट क्या होता है, वर्क क्या होता है, और मतलब कैलोरीमेट्री वाला जो एक हिस्सा है जो क्लास 11th में पढ़ा दिया जाता है, वो वाला हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि दिक्कत होती है, जैसे कई बच्चों को पता नहीं रहता है, जैसे एलिमेंट्री फिजिक्स का बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं रहता, तो उनके लिए हम लोग पहले बेसिक थर्मोडायनेमिक्स या फिर ऐसा बोलिए बेसिक थर्मल फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। और जब वो कवर हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे केटीजी। क्या स्टार्ट करेंगे? केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज। सिलेबस आप लोग को पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा। मतलब कौन सा सिलेबस हम लोग पढ़ रहे हैं हमारे टेलीग्राम वाले चैनल पे, ठीक ना। तो आप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप लोग उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अब आते हैं कि किताबों पे आ जाते हैं कि कौन कौन सी किताब पढ़नी है हम लोगों को। चैप्टर्स 3 और हैं, चूँकि मैं लिख नहीं रहा हूँ, बस बता दे रहा हूँ कि नेक्स्ट चैप्टर, इसके बाद चौथा चैप्टर है वो मैक्सवेल्स थर्मोडायनेमिकल रिलेशंस है, उसके बाद क्रायोजेनिक्स है, उसके बाद रेडिएशन है। ओके। अब बुक्स की अगर बात करें तो बुक्स में हम लोगों के पास, अगर एमएससी एंट्रेंस एग्जाम्स आपको देने हैं तो गर्ग बंसल एंड घोष की किताब है, गर्ग बंसल एंड घोष, थर्मल फिजिक्स। गर्ग बंसल एंड घोष, आई होप ये किताब है, हाँ। थर्मल फिजिक्स की एक किताब है, गर्ग बंसल एंड घोष। उसके बाद अगर आपको रीडिंग लगानी है, मतलब अच्छे तरीके से, मतलब बेसिक्स लेकर के पढ़ना है एकदम स्टार्टिंग से, तो आपको एक किताब है सत्य प्रकाश की, सत्य प्रकाश। सत्य प्रकाश की भी काम से मतलब सत्य प्रकाश की किताब से भी आपका काम चल जाएगा। और अगर फॉरेन राइटर्स की बात करें तो ब्लंडेल की एक किताब है, ब्लंडेल। या फिर जो सबसे अच्छी किताब आपको मिलेगी वो मिलेगी जीमान स्काई की। इसकी मिलेगी जीमान स्काई की। ये किताब सबसे बेहतर है अभी तक, मतलब इन सभी में। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो सबसे बेहतर किताब आपको जीमान स्काई की मिलेगी। और एक जनरल रीडिंग के लिए अगर कोई किताब आपको सजेस्ट करूँ तो वो है आप लोगों की डैनियल वी श्रॉडर की किताब, डैनियल वी श्रॉडर। तो कहानी की तरह इन्होंने हर एक चीज़ को अच्छे से समझाया है। रीडिंग के लिए है ये, इसमें आपको बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं मिलेंगे, ठीक ना। बट अगर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपको गर्ग बंसल एंड घोष
की किताब आपके लिए बहुत ज़्यादा सफिशियंट है, ठीक ना। मतलब MSc एंट्रेंस एग्जाम्स में आपको इससे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, मतलब प्रैक्टिस के लिए अच्छे खासे क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको। वेल अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले जैसा मैंने बताया बेसिक्स के बारे में। वेल देख लेते हैं बेसिक्स में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग, ठीक ना। क्योंकि हमारे यहाँ जैसे हमारे सिलेबस में ना स्पेसिफिक हीट के बारे में नहीं बताना है, मतलब सिलेबस में उसके बारे में बहुत नहीं है। लेटेंट हीट के बारे में बहुत ढेर सारी चीज़ें नहीं बतानी है, फिर वर्क या फिर हीट के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं है, और टेम्परेचर स्केल्स के बारे में भी कुछ नहीं बताना हमारे यहाँ से। मतलब सीधे मतलब हायर लेवल का ही आपको पढ़ना है, ठीक ना। जैसे फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ भी नहीं है हम लोगों के यहाँ, सॉरी फर्स्ट लॉ नहीं है, सेकंड लॉ से हम लोग सीधे, मतलब थर्मोडायनेमिक्स एंड एंट्रोपी जो चैप्टर था उसमें सीधे सेकंड लॉ से ही स्टार्ट है, ठीक ना। उसके बाद कार्नोट साइकिल है और एंट्रोपी है, मतलब बेसिक चीज़ें नहीं है, इसीलिए बेसिक वाले के लिए हम लोग एक अलग पहले पढ़ेंगे। तो हम लोग कैसे पढ़ेंगे, हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में ना ये जो मतलब जो थर्मल फिजिक्स है इसको 4 हिस्सों में तोड़ के पढ़ेंगे, जैसे थर्मल 1, थर्मल 2, थर्मल 3 एंड थर्मल 4। तो थर्मल 1 में हम लोग बेसिक्स पढ़ेंगे, ठीक ना, खाली बेसिक्स। अप्रॉक्स 12 लेक्चर्स, आई होप 40 मिनट्स के 12 लेक्चर्स मिलेंगे आप लोग को। और उसके बाद हम लोग थर्मल 2 में KTG, थर्मल 3 में जो थर्मोडायनामिक्स होती है, ठीक ना, जो मतलब अभी उसमें हम लोग मैक्सवेल थर्मोडायनामिकल रिलेशंस, क्रायोजेनिक्स और रेडिएशन की बात नहीं करेंगे, जो थर्मोडायनामिक्स वाली चीज़ है, ठीक ना। थर्मो मतलब फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, जीरोथ लॉ और थर्ड लॉ, ये सारा चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। और थर्मल 4 में आकर के हम लोग क्या पढ़ेंगे, थर्मल 4 में आके हम लोग पढ़ेंगे मैक्सवेल्स थर्मोडायनामिकल रिलेशंस के बारे में और TDS इक्वेशंस के बारे में। फिर उसके बाद उसमें हम लोग रेडिएशन और क्रायोजेनिक्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। वेल बेसिक्स में क्या क्या पढ़ेंगे ये भी देख लेते हैं। बेसिक्स में हम लोग स्टार्ट करेंगे टेम्परेचर से, और टेम्परेचर से शुरू करने के बाद हम लोग मतलब जो सबसे पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा टेम्परेचर, जो कि आज हम लोग डील करेंगे, डिस्कस करेंगे इसको। उसके बाद टेम्परेचर स्केल्स, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कैलोरीमेट्री, या फिर ऐसा बोलो इसको हम लोग ना थर्मोमेट्री में डाल दो, इसको थर्मोमेट्री। उसके बाद कैलोरीमेट्री सभी को पता होगा, अभी BSc का, चूँकि तुम लोग BSc का पढ़ो तो सभी को पता होगा कि इसमें क्या होता है। इसमें हम लोग हीट की स्टडी करते हैं, ठीक ना। तो अगर बात करें इसमें ABCD में अगर इसको तोड़ें तो सबसे पहले पढ़ेंगे हीट, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्पेसिफिक हीट्स के बारे में, या फिर हीट कैपेसिटी, क्या पढ़ेंगे, हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, उसके बाद वाटर इक्विवेलेंट, उसके बाद लॉ ऑफ मिक्सचर, और उसके बाद जो लास्ट रहेगा वो हम लोग पढ़ेंगे लेटेंट हीट के बारे में। किसके बारे में, लेटेंट हीट के बारे में। बेसिक्स में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना हम लोग को, ठीक ना। स्पेसिफिक हीट यहाँ पे भी पढ़ना है, और आपको थर्मोडायनेमिक्स जब स्टार्ट करेंगे यानी कि थर्मल 3, तो आपको थर्मल 3 में भी पढ़ने को मिलेगा वो। यहाँ पे हम लोग स्पेसिफिक हीट को मैथमेटिकली ट्रीट करेंगे, वहाँ पे हम लोग एक रियल लाइफ एग्जांपल लेकर के समझेंगे, या फिर अगर जैसा रहा तो यहीं पे हम लोग दोनों तरीके से सीख लेंगे। न्यूमेरिकल्स आपको हर टॉपिक के बाद यहीं क्लास में सॉल्व कराया जाएगा, ठीक ना। मतलब आपको यूट्यूब पे मतलब लेक्चर्स के बीच में ही आपको न्यूमेरिकल्स भी बताए जाएंगे, ओके। तो हेडिंग जमाते भैया। अच्छा ये थर्मल फिजिक्स ये तो सभी को पता होगा ना, जैसे वो होता है ना पहले से, जैसे ओल्ड सिस्टम में अगर पढ़ते हो तो उसमें सबसे पहले बताया जाता है कि इट इज स्टडी ऑफ हीट एंड टेम्परेचर, या फिर एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, या फिर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। मतलब ये थर्मोडायनेमिक्स या फिर थर्मल फिजिक्स में हमको क्या पढ़ना है, एनर्जी के ट्रांसफर के बारे में पढ़ना है। मतलब एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह किस फॉर्म में जा रही है, हीट के बारे में पढ़ना है, टेम्परेचर के बारे में पढ़ना है। वेल हीट टेम्परेचर जिनको नहीं पता होगा उनको ये डेफिनेशन समझ में नहीं आएगी, तो पहले हीट और टेम्परेचर डिस्कस करते हैं। तो हेडिंग जमाते हैं सबसे पहले टेम्परेचर का। इसका टेम्परेचर, अच्छा टेम्परेचर ही पहले क्यों पढ़ते हैं, ये भी एक क्वेश्चन है। तो वेल मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से थर्मोडायनेमिक्स
4 पिलर्स पे खड़ा है, यानी ये जो थर्मल फिजिक्स है 4 पिलर्स पे खड़ा है, ये 4 खंभे हैं इसके जो और वो 4 खंभे क्या क्या हैं, उसमें जो सबसे पहला खंभा है वो आपका टेम्परेचर, क्या है, टेम्परेचर। दूसरा एनर्जी, दूसरा एनर्जी। तीसरा हीट और चौथा वर्क। वेल आगे चल के पढ़ोगे कि ये दोनों यहीं से निकल के आए हैं, हीट और वर्क कहाँ से निकल के आए हैं, एनर्जी से निकल के आए हैं। तो चूंकि थर्मोडायनेमिक्स इन्हीं चारों पे, मतलब आपको पूरे थर्मोडायनेमिक्स या थर्मल फिजिक्स में इन्हीं चारों से चीज़ें रिलेटेड मिलेंगी, मतलब जितनी चीज़ें आप लोग पढ़ोगे इन्हीं चारों चीज़ों से रिलेटेड रहेंगी, ठीक ना। तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग क्या डील करते हैं, सबसे पहले हम लोग डील या डिस्कस करते हैं टेम्परेचर के बारे में। तो हेडिंग में आते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर, वेल टेम्परेचर अगर किसी से पूछा जाए कि भैया टेम्परेचर क्या है, तो एक तो यार थर्मोडायनेमिक्स में ना सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला शब्द है ये, ठीक ना, टेम्परेचर, या फिर थर्मल फिजिक्स में। देखो अगर किसी एक कॉमन आदमी से पूछा जाए कि टेम्परेचर क्या है, तो उसका एक जवाब हो सकता है कि टेम्परेचर एक वो वाली चीज़ है जो कि हम लोग किससे मेज़र करते हैं, थर्मोमीटर से मेज़र करते हैं। वेल फिजिक्स में ये डेफिनेशन गलत नहीं है, सही है, उसने जो डिफाइन करा है वो सही है। उस डेफिनेशन को ना ऑपरेशनल डेफिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑपरेशनल डेफिनेशन बोलते हैं। अगर इंग्लिश में लिखना हो तो कैसा सा बोलेंगे इसको हम लोग, ये टेम्परेचर इज दैट थिंग विच वी मेजर विद द हेल्प ऑफ थर्मोमीटर, या फिर थर्मोमीटर जो मेजर करता है उसी को क्या कहते हैं, टेम्परेचर कहते हैं। तो ये डेफिनेशन सुन के अगर गलत लग रहा है तो ऐसा कुछ है नहीं, ये डेफिनेशन ऑपरेशनल डेफिनेशन है। कैसा डेफिनेशन है, ऑपरेशनल डेफिनेशन। ये डेफिनेशन कहता क्या है, temperature is that thing, temperature is that thing which we measure with the help of a thermometer, with the help of a thermometer. Well अगर इसको समझने की कोशिश करें कि यार थर्मोमीटर करता क्या है काम, तो अभी जैसे जिनको ये चीज़ नहीं पता होगी तो उसके बाद एक दिमाग में क्वेश्चन अराइज करते हैं कि थर्मोमीटर करता क्या है। तो देखो अगर हम लोग लिक्विड थर्मोमीटर की बात करें, लिक्विड थर्मोमीटर से मेरा मतलब है ना मरकरी वाला, मतलब HG वाला होता है ना, ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड के फॉर्म में होता है, ऐसा सा है। तो देखो अगर हम लोग इसको समझने की कोशिश करें इस ऑपरेशनल डेफिनेशन को कि ये कैसे टेम्परेचर को डिफाइन कर रहा है, वेल ये कंप्लीटली टेम्परेचर को नहीं डिफाइन करता है। आगे चल के देखोगे इसमें इससे कुछ और नए डेफिनेशंस निकल के आएंगे, ठीक ना। वेल देखो होता क्या है बेसिकली थर्मोमीटर से मेजर करने पे, देखो माना कि हमारे पास एक कप ऑफ कॉफ़ी है, ठीक ना, एक थर्मोमीटर है और ये इसके स्केल्स, और हम लोग करते क्या हैं, इस कॉफ़ी में इस थर्मोमीटर को स्टिक करते हैं, थोड़ी देर वेट करते हैं। क्या करते हैं, थोड़ी देर वेट करते हैं। उसके बाद हम लोग एक रिजल्ट बता देते हैं कि भैया इतने फ़ारेनहाइट या फिर इतने डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर है इस सूप का, यानी सूप ले लो या फिर जो भी लिया है तुमने, ठीक ना, कॉफ़ी अगर हम लोग मान लें इसको, सूप का या फिर कॉफ़ी का इतना टेम्परेचर है। तो देखो इसमें होता क्या है, बेसिकली मर्क्यूरी जो होता है वो एक्सपेंड या फिर कॉन्ट्रैक्ट करता है टेम्परेचर के राइज या फिर फॉल पे। मतलब एक्सपेंड करेगा अगर टेम्परेचर में राइज हो रहा है और फॉल करेगा अगर टेम्परेचर में फॉल हो रहा है, ठीक ना। तो यहाँ से दो चीज़ें बड़ी कॉमन दिखाई पड़ती हैं इस वाले डेफिनेशन के बेसिस पे। मतलब टेम्परेचर को जब भी मेजर करेंगे या फिर टेम्परेचर की जब भी बात आएगी तो दो चीज़ें होनी चाहिए। वो दो चीज़ें क्या कॉमन दिखाई पड़ी है कि मतलब दो चीज़ों का कॉन्टैक्ट रहना चाहिए, ठीक। और क्या होना चाहिए, हम लोग को वेट करना पड़ेगा। वेल दो चीज़ों का कांटेक्ट का मतलब है कि दो मटेरियल्स का मैं कांटेक्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक ना। दो ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, दो बॉडीज भी हो सकती हैं। वेल मैं अभी शुरुआत से एकदम सिस्टम और सराउंडिंग से नहीं कर रहा हूँ, मैं एकदम बेसिक से ही स्टार्ट कर रहे थे, ठीक ना। सिस्टम सराउंडिंग थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या होता है। तब तक ऐसा से समझो कि कोई भी दो मटेरियल्स हो सकते हैं। जैसे मटेरियल्स यहाँ पे क्या है, दो मटेरियल्स, एक है आपका मर्क्यूरी और जो दूसरे मटेरियल्स हैं वो क्या है, कॉफ़ी के पार्टिकल्स या फिर कॉफ़ी बोल दो, ठीक ना। ये दोनों मटेरियल्स को हमने क्या करा, कांटेक्ट में लाए और थोड़ी देर वेट करे, उसके बाद रिजल्ट बताया। तो मतलब यहाँ से एक चीज़ निकल के आई कि हाँ, एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट, होता क्या है, किस बेसिस पे बोल देते हैं कि टेम्परेचर मतलब इतना है। देखो
हीट की डिपेंडेंसी पे इसमें एक्सपेंशन या फिर कॉन्ट्रैक्शन होता है। अब देखो होता क्या है, एक समय आता है कि जैसे मान लो जब तुमने स्टिक करा कॉफ़ी में, क्या करा, इसको स्टिक कर दिया या फिर इसमें डुबो दिया, ठीक ना, थर्मोमीटर को इसमें डुबो दिया। होता क्या है कि इसमें जो थर्मोमीटर है आपका, इसमें टेम्परेचर राइज करने पे मर्क्यूरी क्या करता है, राइज करता है। मतलब अगर मान लो, एक एग्जाम्पल के तौर पे समझना, एकदम एग्जैक्ट नहीं है, एग्जाम्पल के तौर पे समझना कि मान लो अगर 1 डिग्री राइज हो रहा है टेम्परेचर में, ठीक ना, इनिशियली दोनों का टेम्परेचर अलग अलग है। अगर कॉफ़ी ले रहे हो तो अगर हॉट वाली कॉफ़ी है, कॉफ़ी की जगह सूप कर लेना, क्योंकि अब तो कोल्ड कॉफ़ी भी आती है ना, हॉट कॉफ़ी है, ठीक ना, तो निश्चित है ये इससे हाई टेम्परेचर पर रहा होगा। किस टेम्परेचर पर रहा होगा, अगर मैं इसको टी कॉफ़ी कर दूं और इसको, इसका भी तो एक रूम में अगर रखे हो तो इसका भी तो एक टेम्परेचर है आपके पास, तो इसको मान लो कि ये टी मर्क्यूरी, तो निश्चित है टी कॉफ़ी हायर टेम्परेचर पर रहा होगा, ठीक ना। तो देखो जब इसको इसमें स्टिक करोगे तो इसका टेम्परेचर धीरे धीरे राइज होगा। राइज क्यों होता है, क्योंकि हीट का ना ट्रांसफर होता है, या फिर ऐसा बोलो कि कुछ एनर्जी का ट्रांसफर होता है, या फिर अभी उसके बारे में नहीं डील करते हैं। देखो 1 डिग्री राइज करने पे अगर मर्क्यूरी कितना बढ़ता है, माना कि 1 सेंटीमीटर राइज करता है, कितना राइज करता है, 1 सेंटीमीटर राइज करता है, तो 2 डिग्री सेंटीग्रेड पे 2 सेंटीमीटर, 3 डिग्री सेंटीग्रेड पे 3 सेंटीमीटर। मतलब जैसे 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 टेम्परेचर में राइज दिखता जाएगा वैसे 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 मर्क्यूरी ऊपर ऊपर जाती जाएगी। एक समय आएगा कि मर्क्यूरी, या फिर सभी ने देखा होगा एक टाइम आता है कि मर्क्यूरी एक फिक्स पॉइंट तक पहुंच करके राइज करना बंद कर देता है, ठीक ना। उस वाले पॉइंट पे होता क्या है, उस वाले पॉइंट पे जो मर्क्यूरी का टेम्परेचर है, मानी कि जो Hg का टेम्परेचर है, ठीक, और जो कॉफ़ी का टेम्परेचर, ये दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। मतलब यहाँ पे एक टर्म यूज किया जाता है फिजिक्स में, ये बोला जाता है कि दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गए हैं। किसमें आ गए हैं, दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गए। वेल उसको थर्मल इक्विलिब्रियम का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो हम लोग डिस्कस करेंगे ज़ेरोथ लॉ में। तब तक बस ऐसा सा जानो कि अगर कोई दो बॉडीज हैं, ठीक ना, एक हायर टेम्परेचर पे है कोई बॉडी T1 और एक कोई बॉडी T2 है जो कि लोअर टेम्परेचर पे है, तो इतना तो सभी को पता होगा कि हायर वाले को और लोअर वाले को अगर कांटेक्ट में लाएं तो हायर वाला धीरे धीरे थोड़ा सा कम टेम्परेचर पे आ जाता है और लोअर वाला धीरे धीरे थोड़ा सा गर्म हो जाता है, और एक समय आता है कि दोनों ही इक्वल इक्वल हीट दोनों की हो जाती है, ठीक ना। तो उसको उसी वाले टर्म को हम लोग क्या बोल देते हैं, उसी वाले टर्म को हम लोग थर्मल इक्विलिब्रियम बोल देते हैं। वेल उसके बारे में यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं डिस्कस करते, जब ज़ेरोथ लॉ पढ़ेंगे तो बहुत बढ़िया तरीके से उसको डिस्कस करेंगे। तो देखो हुआ क्या कि दो ऑब्जेक्ट्स, एक कॉफ़ी और एक आपका मर्क्यूरी, दोनों को कॉन्टेक्ट में लाए, वेट में लाए और कुछ देर बाद रिजल्ट दे दिया। तो हुआ क्या यहाँ पे, थोड़ी देर तक रखने में जो दोनों बॉडीज थी दोनों का टेम्परेचर क्या हो गया, या फिर हाँ दोनों का टेम्परेचर क्या हो गया, सेम हो गया। तो इस बेसिस पे ना थर्मोडायनेमिक्स की एक नई डेफिनेशन दी गई कि टेम्परेचर वही वाली फिजिकल क्वांटिटी है, या फिर टेम्परेचर एक ऐसी चीज़ है जो कि अगर दो बॉडीज कांटेक्ट में है काफ़ी देर के लिए तो उनका जो मैग्नीट्यूड होगा, मतलब दोनों बॉडीज का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम सेम रहेगा, अगर हम लोग टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो, ठीक ना। तो अगर वो मैग्नीट्यूड इक्वल इक्वल हो गया तो उसी को हम लोग टेम्परेचर बोल देते थे। वेल इस वाले क्वेश्चन से ना ये भी डेफिनेशन सही है, ठीक ना। अगर इसको शब्दों में लिखना चाहो तो उसको कुछ ऐसा सा बोलते हैं कि टेम्परेचर इज दैट थिंग दैट सेम फॉर द टू ऑब्जेक्ट व्हेन दे हैव इन कांटेक्ट लॉन्ग इनफ, व्हेन दे हैव बीन इन कांटेक्ट लॉन्ग इनफ। अच्छा चलो पहले देखते हैं कि शुरुआत से हो क्या रहा है, एक बार फिर से देखते हैं। देखो क्या क्या देखने को मिला था, देखने को ये मिला था कि दो ऑब्जेक्ट्स का या फिर दो मटेरियल्स का कांटेक्ट में होना जरूरी दिखाई पड़ा टेम्परेचर जब डिफाइन कर रहे थे। दूसरा क्या, वेट करें हम लोग, और तीसरा क्या, वेट करने के बाद पता चला कि जो दोनों ऑब्जेक्ट्स थे या फिर जो दोनों मटेरियल्स थे दोनों सेम सेम वैल्यूज शो कर रहे हैं। अगर हम लोग टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो क्या वैल्यूज शो कर रहे हैं, दोनों सेम सेम वैल्यूज शो कर रहे हैं। तो इसके बेसिस पे एक नई डेफिनेशन दी गई टेम्परेचर की कि टेम्परेचर इज दैट थिंग temperature is that thing that's same for the two objects if they have been in contact for long enough time, या फिर if they have been in contact long enough। ये जो डेफिनेशन थी ये भी एकदम सही थी, ये जो डेफिनेशन थी ये गलत नहीं थी। इसको बोला गया ना, इस डेफिनेशन को भी एक नाम दिया गया था थ्योरेटिकल डेफिनेशन। क्या नाम दिया गया, थ्योरेटिकल डेफिनेशन। तो अगर हम लोग इसको लिखना चाहें तो क्या हो गया, टेम्परेचर इज दैट थिंग which is
same for two materials if they have been in contact with each with each long enough वेल ये कौन सी डेफिनेशन थी भैया? ये हमारी थ्योरेटिकल डेफिनेशन थी। क्या थी डेफिनेशन थी? थ्योरेटिकल डेफिनेशन थी। ये भी सही था, बट ये वाला डेफिनेशन ना कई ढेर सारे नए नए क्वेश्चन अराइज करा। सबसे पहला क्वेश्चन तो इसने ये अराइज करा कि भैया ये जो बार बार लॉन्ग इनफ की बात, यानी जो ये जो वेट करने की बात बोली जा रही है, ये लॉन्ग इनफ कितना लॉन्ग होना चाहिए? लॉन्ग इनफ कितना लॉन्ग होना चाहिए? दूसरी बात की ये जो कॉन्टैक्ट की बात की जा रही है, ये किस प्रकार के कॉन्टैक्ट की बात की जा रही है? व्हाट काइंड ऑफ कॉन्टैक्ट आर वी टॉकिंग अबाउट? व्हाट काइंड ऑफ कॉन्टैक्ट it is that we are talking about? उसके बाद एक क्वेश्चन और अराइज हुआ कि क्या दो बॉडीज का हमेशा कांटेक्ट में रहना जरूरी है? क्या अलग अलग नहीं रह सकते हैं? क्या अलग कर देने से उस बॉडी के टेम्परेचर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्या? एक ये भी क्वेश्चन अराइज हुआ। तीसरा क्वेश्चन था वो, याद रखना तीसरा क्या था। और चौथा क्वेश्चन क्या अराइज कर रहा था कि क्या टेम्परेचर ही बस एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो कि दो ऑब्जेक्ट्स के लिए सेम हो जाएगा अगर दो ऑब्जेक्ट्स, यानी दोनों ऑब्जेक्ट्स क्या हो, कांटेक्ट में हो? तो ये चार क्वेश्चंस अराइज हुए थे इस डेफिनेशन के बेसिस पे। तो इसका आंसर दिया गया, ठीक ना, इसका आंसर दिया गया। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन था वो था हमारा कि ये जो लॉन्ग इनफ की बात कर रहे हैं ये कितना लॉन्ग होना चाहिए, ठीक ना। ये जो लॉन्ग इनफ की बात कर रहे हैं ये कितना लॉन्ग होना चाहिए। तो देखो इन सबको डिफाइन करने के लिए ना कुछ थर्मोडायनेमिकल मतलब कोई नए नए थर्मोडायनेमिक्स से ना चीज़ें निकल के आई, जैसे कि क्या बोलते हैं उसको, थर्मोडायनेमिकल टर्मिनोलॉजीज। क्या बोलते हैं उसको? थर्मोडायनेमिकल टर्मिनोलॉजीज। वो जो दो नई नई थर्मोडायनेमिकल टर्मिनोलॉजीज निकल के आई वो क्या क्या थी? उसमें जो सबसे पहला था वो था आपका रिलैक्सेशन टाइम। क्या था? रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम। और जो दूसरा था वो क्या था आपका? वो था थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस करा था, एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। ये जो दो नई नई थर्मोडायनेमिकल टर्मिनोलॉजीज निकाली गई और इसकी बेसिस पे इसको इस लॉन्ग इनफ को एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई। थर्मल इक्विलिब्रियम समझो। देखो थर्मल इक्विलिब्रियम अभी मैंने बताया था कि क्या होता है कि जैसे मान लो कोई दो ऑब्जेक्ट्स हैं या फिर दो मटेरियल्स हैं, उनको क्या करें आपस में हम लोग कांटेक्ट में लाए। जीरोथ लॉ के बेसिस पे डिफाइन करेंगे तो हम लोग तीन बॉडीज ले लेते हैं, ठीक ना। अभी तब तक बस ऐसा सा समझो कि कोई दो ऑब्जेक्ट्स थे या फिर दो मटेरियल्स थे, दोनों को हमने कांटेक्ट में लाया या फिर चिपका दिया, ऐसा सा बोलो, ठीक ना। ये जो कांटेक्ट की बात की जा रही है ना, ये टच वाले कांटेक्ट की बात की जा रही है, अभी डिस्कस करते हैं उसको भी। तो जब दोनों मटेरियल्स या फिर दोनों ऑब्जेक्ट्स को हमने आपस में चिपका दिया तो हमने अब उसमें से एक बॉडी जो थी हायर टेम्परेचर पे थी, जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस करा था कि कोई दो बॉडीज हैं T1 और T2, दोनों को मैंने क्या करा है, चिपका दिया है। T1 का जो टेम्परेचर था वो T2 से ज़्यादा था। T1 का जो टेम्परेचर था वो T2 से ज़्यादा था। जब दोनों को हमने कांटेक्ट में लाया तो ये तो बहुत कॉमन सी बात है यार कि जैसे कि जो चीज़ हायर मतलब अगर कोई बॉडी हायर टेम्परेचर पे है उसके कांटेक्ट में अगर कोई लोअर बॉडी मतलब लोअर टेम्परेचर वाली बॉडी को जब हम लोग ऐड कर देते हैं या फिर कांटेक्ट में लाते हैं तो जो हायर बॉडी रहती है उसका टेम्परेचर थोड़ा सा डिक्रीज करता है और जो लोअर बॉडी है उसका टेम्परेचर इंक्रीज करता है। कब तक इंक्रीज करता है? जब तक देखो अगर मैं नंबर लेकर के बात करूँ, जैसे मान लो T1 60 डिग्री पे था, T2 30 डिग्रीज पे था, ठीक ना। T1 60 डिग्रीज पे था और T2 30 डिग्रीज पे था। सभी को पता होगा कि क्या होगा, अगर दोनों को हम लोग कॉन्टेक्ट में लाएंगे तो ये वाला डिक्रीज करेगा और ये वाला इंक्रीज करेगा, बट एक टाइम आता है जब दोनों ही बराबर हो जाते हैं, यानी कि T1 T2 के बराबर हो जाता है। तो ये वाला जो फिनोमेना ऑकर करता है ना, इसी को थर्मल इक्विलिब्रियम बोलते हैं, ठीक ना। ज़ेरोथ लॉ में तुम लोग पढ़ोगे तीन बॉडीज ले ली जाती हैं, जिसमें बताया जाता है कि TA, TB और TC तीन बॉडीज हैं। तो उसमें कहा जाता है कि अगर TA का टेम्परेचर TB के बराबर है और TB का टेम्परेचर TC के बराबर है तो TA और TC थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ठीक ना। ज़ेरोथ लॉ पढ़ोगे तो उसमें बताया जाएगा, उसको अभी बहुत ज़्यादा डिस्कस करने की बात नहीं है यहाँ पे, ठीक ना।
तो थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या हो जाना चाहिए, दो बॉडीज को अगर कांटेक्ट मिला है तो कुछ समय लगता है, उस समय के बाद दोनों बॉडीज इक्वल इक्वल टेम्परेचर की हो जाती है, तो उस वाले टर्म को लोग बोल देते हैं कि दोनों बॉडीज क्या है भैया आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गई हैं। तो ये तो थर्मल इक्विलिब्रियम हो गया। उसके बाद बारी आती है रिलैक्सेशन टाइम की। अब देखो जो रिलैक्सेशन टाइम है, ठीक ना, दोनों बॉडीज का जो टेम्परेचर सेम होने में जो समय लगा ना, उसी समय को क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। ध्यान से सुनना, दोनों बॉडीज को कैसा सा उसको समझोगे कि जैसे मान लो जो दोनों बॉडीज को कांटेक्ट मिला है मान लो 6:03 पे, ठीक ना, और सॉरी 6:07 पे तुम देखे कि दोनों बॉडीज इक्वल इक्वल टेम्परेचर पे हो गए हैं, ठीक ना। तुमने अगर दोनों बॉडीज का टेम्परेचर मेजर करा था, इनिशियली दोनों अलग अलग टेम्परेचर पे थे, उनको कांटेक्ट मिला है 6:07 पे आकर के देखते हो कि, और फिर से उनका टेम्परेचर मेजरमेंट लेते हो तो तुम देखते हो कि दोनों बॉडीज का टेम्परेचर सेम हो गया है, ठीक ना। तो ये 6:02 से 6:07 का ये जो 5 मिनट वाला जो समय है ना, यानी इक्वल हो जाने का जो समय है, दोनों बॉडीज का टेम्परेचर इक्वल हो जाने में जो समय लगता है उसी को क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। अगर शब्दों में लिखना हो तो रिलैक्सेशन टाइम को कैसा सा लिखते हैं, द टाइम रिक्वायर्ड बाय ए सिस्टम टू कम टू थर्मल इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। तो ये जो लॉन्ग इनफ है ना यार, ये लॉन्ग इनफ किसके बराबर होना चाहिए, रिलैक्सेशन टाइम के बराबर होना चाहिए। किसके बराबर होना चाहिए, रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन टाइम के इक्वल होना चाहिए। अच्छा, अभी अगर रिलैक्सेशन टाइम का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो देखो, मान लो तुम्हारे पास जो कप ऑफ कॉफी थी ना, उस कप ऑफ कॉफी में क्या करे, कोल्ड क्रीम ला करके डाल दिए, ठीक ना। क्रीम मतलब खाने वाला क्रीम, कोल्ड क्रीम वो सर्दियों वाला नहीं है, ठीक ना। खाने वाला क्रीम क्या करे, उसमें ले आकर के डिप कर दिए, तो देखो वहां पे दो चीजें होती हैं, और उस कॉफी को क्या करे, कहीं रूम में अपने मेज पे रख दिए, तो देखो होता क्या है, रिलैक्सेशन टाइम समझने की कोशिश करना। क्या करा तुमने कि एक कप ऑफ कॉफी लिया, उसमें खाने वाली क्रीम डाल दी, कोल्ड क्रीम, ठीक ना। तो दो चीजें यहां से हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। पहला क्या कि जो कॉफी के मॉलिक्यूल्स थे, ठीक ना, कॉफी तुरंत थोड़ी सी ठंडी हुई होगी, ठीक ना, जो कॉफी के मॉलिक्यूल्स थे और जो क्रीम के मॉलिक्यूल्स थे, इन दोनों का टेम्परेचर सडनली क्या हुआ होगा, बराबर बराबर हो गया होगा। उसके बाद कॉफी का एक फिक्स टेम्परेचर मिल गया होगा तुमको, ठीक ना। तो कॉफी के मॉलिक्यूल्स और क्रीम के मॉलिक्यूल्स, इन दोनों को थर्मल इक्विलिब्रियम में आने में बहुत कम समय लगता है, आई थिंक 2 से 3 सेकंड लगता है। जैसे मान लो क्रीम कॉफी में डाले, चम्मच से हिलाए, कॉफी का टेम्परेचर थोड़ा सा घट गया, लेकिन फिक्स हो जाता है थोड़ी देर बाद, उसके बाद हिलाते रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कॉफी के मॉलिक्यूल्स अलग मटेरियल, क्रीम के मॉलिक्यूल्स अलग मटेरियल, दोनों कांटेक्ट में हैं, ठीक ना, लेकिन दोनों का टेम्परेचर सेम होने में जो समय लगा वो बहुत कम लगा। अब लेकिन ध्यान से सुनना, लेकिन कॉफी अभी भी थोड़ी सी गर्म है, ठीक ना, एकदम एकदम ठंडी नहीं हुई है। अब ध्यान से सुनो, दूसरा कंडीशन, यहाँ पे पहले कंडीशन में कितना लगा था, कॉफी के मॉलिक्यूल्स थे और किसके मॉलिक्यूल्स थे, क्रीम के मॉलिक्यूल्स थे। इन दोनों के मॉलिक्यूल्स या फिर दोनों मटेरियल्स को थर्मल इक्विलिब्रियम में आने में 2 से 3 सेकंड लगा, ठीक ना। यानी कि यहाँ पे जो रिलैक्सेशन टाइम था ये बहुत ही कम था, 2 से 3 सेकंड क्या था, रिलैक्सेशन टाइम था, ठीक ना। थर्मल इक्विलिब्रियम में आने वाले समय को ही रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। अब देखो कॉफी के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक ना, कॉफी क्रीम के, कॉफी प्लस क्रीम, कॉफी क्रीम कर देता हूं इसको, ठीक ना। अब कॉफी क्रीम जो तुम्हारा बचा हुआ है मेज पे, अगर उसका टेम्परेचर और रूम का टेम्परेचर मेजर करोगे तो कॉफी अगर तुम्हारी थोड़ी सी गर्म है तो रूम के टेम्परेचर में इक्वल आने में, यानी कि रूम के टेम्परेचर के बराबर आने में, यानी कि रूम के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में आने में इसको कुछ ज्यादा समय लगता है। कितना समय लगा, मानो कि 5 से 10 मिनट, यानी कि रूम के टेम्परेचर में आने में जो समय लगा इसको 5 से 10 मिनट लगा। तो ये जो 5 से 10 मिनट लग रहा है ये क्या है, रूम के रिस्पेक्ट में कॉफी, मतलब रूम के रिस्पेक्ट में ना ये रिलैक्सेशन टाइम है कॉफी का, ठीक ना। अरे इसको ठीक कर लेना है, TATION होता है, ठीक ना, TATION, रिलैक्सेशन टाइम। तो आई होप कि रिलैक्सेशन टाइम का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा तुम लोग को कि रिलैक्सेशन टाइम ये मटेरियल्स पे डिपेंड करता है और आपके वातावरण पे भी डिपेंड करता है। अलग अलग मटेरियल्स के लिए अलग अलग रिलैक्सेशन टाइम होता है। तो ये जो लॉन्ग इनफ की बार बार बात की जाती है, ये लॉन्ग इनफ कितना लॉन्ग होना चाहिए, ये रिलैक्सेशन टाइम के बराबर होना चाहिए, ओके। अब देखो, अब उसके बाद जो कांटेक्ट वाली बात थी कि ये जो कांटेक्ट है, किस प्रकार के कांटेक्ट की बात की जा रही है,
वेल अगर सही तरीके से बोला जाए तो ये कॉन्टैक्ट मैकेनिकल कॉन्टैक्ट है। कैसा? मैकेनिकल कॉन्टैक्ट है। बस इस बट ये जो मैकेनिकल कॉन्टैक्ट होता है इसके कारण अंदर अंदर चेंजेस आते हैं। चेंजेस किसके आते हैं? एनर्जी का बदलाव, मतलब एनर्जी में थोड़ा सा इधर उधर तुमको दिखाई पड़ेगा चेंज, या फिर ऐसा बोलो एनर्जी का ट्रांसफर शुरू हो जाता है। देखो किस प्रकार के कॉन्टैक्ट की बात की जा रही है? मैकेनिकल कॉन्टैक्ट। बार बार जैसे पूछा जाता था ना कि ये जो कॉन्टैक्ट है ये कैसा सा कॉन्टैक्ट है, तो मैकेनिकल कॉन्टैक्ट की बात की जा रही है। दो बॉडीज मैकेनिकली जुड़ी रहनी चाहिए, ठीक ना? मैकेनिकल कॉन्टैक्ट। अब देखो मैकेनिकल कॉन्टैक्ट से होता क्या है भैया, जैसे ये एक अलग चौक, ये एक अलग चौक, या फिर ये बड़ा चौक, ये छोटा चौक, दोनों को क्या करा? ये मैकेनिकल कॉन्टैक्ट में है दोनों। अच्छा, तो मैकेनिकल कॉन्टैक्ट में आने से होता क्या है? वेल मैकेनिकल कॉन्टैक्ट में आने से हायर बॉडीज अपनी कुछ इंटरनल एनर्जीज का, मतलब उनकी इंटरनल एनर्जीज में चेंज आता है, ठीक ना? हायर बॉडीज क्या करती है कि अपनी कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी का ट्रांसफर करती है किसकी तरफ? लोअर बॉडी की तरफ, मतलब लोअर टेम्परेचर वाली बॉडीज की तरफ। अगर मैं लोअर बॉडी बोल दूं ना यार तो समझ लेना कि वो लोअर टेम्परेचर वाली बॉडी है, ठीक ना? तो क्या होता है, हायर टेम्परेचर वाली जो बॉडी थी वो जब मैकेनिकल कॉन्टैक्ट में आई किसके? लोअर टेम्परेचर वाली बॉडीज के, तो वो क्या करता है? एनर्जी का ट्रांसफर शुरू कर देता है। यहां पे जनरेट होता है किसका कॉन्सेप्ट? द कॉन्सेप्ट ऑफ हीट। यहां पे एनर्जी के ट्रांसफर से क्या जनरेट होता है? हीट की बारी, मतलब हीट की बात की जाती है, हीट का कॉन्सेप्ट जनरेट होता है एनर्जी ट्रांसफर की अगर बात की जाए तो। वेल यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर मैं क्यों डायरेक्टली हीट बोल दे रहा हूँ, क्यों नहीं वर्क बोल रहा हूँ? जिन्होंने पढ़ा होगा उनके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ सकता था कि यार क्यों एनर्जी ट्रांसफर की बात करी जाती है और क्यों हीट ही बोला जा रहा है, वर्क भी तो हो सकता था। वेल हीट की बात इसलिए की जा रही है, वर्क वाले में एक एक्सटर्नल एजेंट लगता है, ठीक ना? वो मैं बताऊंगा तुम लोग को। वर्क वाले में एक एक्सटर्नल एजेंट लगता है हीट ट्रांसफर के लिए, सॉरी एनर्जी ट्रांसफर के लिए। बट हीट में एनर्जी ट्रांसफर किसके कारण होता है? टेम्परेचर डिफरेंस के कारण होता है। यानी कि जब हम लोग हीट डिफाइन कर रहे हैं तो वहां पे जो एनर्जी ट्रांसफर होगी वो किसके कारण होगी? टेम्परेचर डिफरेंस के कारण होगी, ठीक ना? तो इसीलिए मैंने यहाँ पे हीट का कॉन्सेप्ट बोला कि यहाँ पे क्या पैदा होता है? हीट का कॉन्सेप्ट पैदा होता है। अच्छा, उसके बाद एक और क्वेश्चन था कि क्या हमेशा कांटेक्ट में रहना दो चीज़ों का जरूरी है? क्या अगर कांटेक्ट में नहीं रहेंगे तो टेम्परेचर में चेंज नहीं आएगा? ऐसा कहना गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अगर मान लो जो तुमने कप ऑफ कॉफी ली थी, अगर उसको कहीं मेज पे रख दोगे तो थोड़ी देर बाद आकर के देखोगे कि वो ठंडा हो गया रहता है, ठीक ना? ठंडा इसलिए वो किसी के कांटेक्ट में नहीं था, ठीक ना? किसी के कांटेक्ट में नहीं था। वहां पे कांटेक्ट के कारण एनर्जी का ट्रांसफर या फिर टेम्परेचर में डिक्रीज होना या फिर इंक्रीज होना कांटेक्ट के कारण नहीं हो रहा था। वहां पे क्या हो रहा था? तो ठंडा क्यों हो जाता है कॉफी या फिर जो भी रखो, सूप रखो? वेल वहां पे जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है वो रेडिएशन के फॉर्म में होता है। वहां पे एनर्जी का ट्रांसफर किसके फॉर्म में होता है? रेडिएशंस के फॉर्म में होता है। कैसा भैया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में क्या होता है? एनर्जी रेडिएट कर देता है। मतलब जो रूम में तुमने अपनी सूप रखा था या फिर जो भी कप ऑफ कॉफी रखी थी वो थोड़ी देर बाद ठंडी हो जाती है। इसलिए ठंडा हो जाता है क्योंकि वहां पे भी क्या होगा? वहां पे भी थर्मल इक्विलिब्रियम में आएगा। वो थर्मल इक्विलिब्रियम में आएगा मतलब कुछ समय बाद ही होगा। मतलब रिलैक्सेशन टाइम का भी कॉन्सेप्ट आई होप कि समझ गए होगे तुम सभी। तो लेकिन वहां पे कोई किसी के कांटेक्ट में तो था नहीं वो, तो वहां पे क्या हुआ? वहां पे जब कोई मैकेनिकल कांटेक्ट नहीं था तब भी उसका टेम्परेचर इसलिए डिक्रीज कर गया क्योंकि वहां पे वो एनर्जी किसके फॉर्म में रेडिएट कर दिया? किसको? वातावरण को। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म्स में एनर्जी का मतलब अपने एनर्जी को क्या करा? रेडिएट कर दिया, ठीक ना? तो इस बेसिस पे ना थर्मोडायनेमिक्स कह रहा हूँ, टेम्परेचर का एक अच्छा एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पे। ये पूछा जाता है कि ये रेडिएशन रोकने के लिए क्या किया जाए? तो इस रेडिएशन को मतलब ये ताकि एनर्जी का मतलब ट्रांसफर ना करे, तो इसी के लिए ना थर्मस बॉटल्स, मतलब जो थर्मस बॉटल का जो कॉन्सेप्ट है आपको पता होगा, मतलब उनका यूज किया जाता है। मतलब एक इंसुलेटर लगा दिया जाता है जो कि रेडिएट करने से रोकता है। वेल वो रेडिएट करने से रोक नहीं पाता है, वो रिलैक्सेशन टाइम को इंक्रीज कर देता है, ठीक ना? थर्मल इक्विलिब्रियम में आने में समय ज़्यादा बढ़ा देता है वो। जैसे देखो होता क्या है, एनर्जी हमेशा रेडिएट करती है। वी कैन नॉट स्टॉप एनीथिंग फ्रॉम रेडिएटिंग एनर्जी, ठीक ना? ऑल दैट वी कैन डू इज इंक्रीज द रिलैक्सेशन टाइम। देखो होता क्या है बेसिकली, जब हम लोग कोई इंसुलेटर लगा देते हैं ना तो मतलब यहाँ पे कुछ एयर ट्रैप हो जाता है, ठीक ना? एयर ट्रैप हो जाता है ना तो ट्रांसफर नहीं होने देता है, जल्दी जल्दी का ट्रांसफर रुक जाता है, ठीक ना? बट इवेंचुअली वो ठंडा हो जाएगा। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास कोई एक वो थर्मस बॉटल है
और उसमें गर्म पानी रख के, लेकिन कुछ दिनों बाद मे बी 1 वीक के बाद बहुत अच्छा वाला है तो 1 वीक के बाद तुम रियलाइज करोगे कि वो ठंडा हो गया है, भले कितना भी गर्म रखा हो, क्या रियलाइज करोगे कि वो ठंडा हो गया, उसको खोल के देखोगे तो ठंडा ही मिलेगा तुमको। तो ये थर्मस बॉटल्स में ये इंसुलेटर्स लगा देने से, या फिर दीवालों पे भी लगाया जाता है, ठीक ना, वहां पे भी दीवालों पे भी थर्मल इंसुलेटर लगाया जाता है कि बाहर से धूप के कारण अंदर का, मतलब अंदर का रूम ना गर्म हो, ठीक ना। तो वो लोग कंप्लीटली रेडिएशन को रोक नहीं पाते हैं, ठीक ना। वो क्या करते हैं, वो जो रिलैक्सेशन टाइम होता है वो इंक्रीज करने में हेल्प करता है। वो जब रिलैक्सेशन टाइम इंक्रीज करने में हेल्प करता है तो सराउंडिंग के साथ, या फिर ऐसा कहो कि बाहरी वातावरण के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में आने में जो समय लगता है वो समय क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक ना। तो हम लोग किसी भी चीज़ को स्टॉप नहीं कर सकते, ठीक ना, एनर्जी रेडिएट करने से। बस हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग रिलैक्सेशन टाइम बढ़ा सकते हैं, ठीक ना। तो अब इन सारी चीज़ों के बाद ना टेम्परेचर का एक नया डेफिनेशन दिया गया कि टेम्परेचर हम लोग हर जगह देख रहे हैं ना कि क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। मतलब यहाँ पे देखो उसको ऐसा सा डिफाइन करा गया था कि टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू स्पॉन्टेनियसली गिव अप एनर्जी टू इट्स सराउंडिंग, ठीक ना। देखो होता क्या है, इस बेसिस पे क्या होगा, इसका मतलब क्या निकलता है कि टेम्परेचर एक ऐसी वाली फिजिकल क्वांटिटी है जहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्या करता है, अपने सराउंडिंग को कंटिन्यूअसली एनर्जी का ट्रांसफर करता रहता है। यहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफर कौन सा वाला करेगा, वो वाला ऑब्जेक्ट करेगा जो हायर टेम्परेचर पे रहेगा। अगर दो बॉडीज कांटेक्ट में है, ठीक ना, अगर दो बॉडीज कांटेक्ट में है तो ट्रांसफर कौन करेगा, वो वाला जो कि हायर, मतलब जिसका जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो ज्यादा रहेगा, ठीक ना। अब इसके बाद 2-3 चीजें और हैं, जैसे कि ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है। क्या होता है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, टेम्परेचर इज अ स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, स्केलर क्वांटिटी से क्या मतलब, स्केलर क्वांटिटी से ये मतलब कि भैया इसको बस मैग्नीट्यूड से लेना देना है, डायरेक्शन से लेना देना नहीं है। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। दूसरा क्या, यूनिट आता है। यूनिट क्या है इसका, तो इसका यूनिट डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन, ठीक ना। 2 और होते हैं, उसके बारे में हमको डिस्कस नहीं करना है, ठीक ना। अगर मन करे जानने का तो बता देना, मैं अगले वाले में बता दूंगा, ठीक ना। डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। उसके बाद उसके बाद एक चीज पूछा जाता है ना कि जो मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर है, ठीक ना, मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर है वो कितना है। तो मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर ये कितना है भैया, ये है 0 केल्विन। कितना है, 0 केल्विन। अच्छा, केल्विन में कभी भी टेम्परेचर नेगेटिव फॉर्म में मत लिख देना, ठीक ना। अगर कहीं नेगेटिव में है तो गलत है, ठीक ना। ऐसा मत सोचना कि मतलब डिग्री सेल्सियस में नेगेटिव में जा सकता है, फ़ारेनहाइट में नेगेटिव में जा सकता है तो केल्विन में भी नेगेटिव कर देंगे, ऐसा नहीं कर सकते हम लोग, ठीक ना। याद रखना कि मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर कितना है, 0 केल्विन। लेकिन आज तक हम लोग कितना अटेन, मतलब कितना लेबोरेटरी में कितने तक पहुंच पाए हैं, हम लोग पहुंच पाए हैं 10⁻⁻8 केल्विन तक, 10⁻⁻8 केल्विन तक। अच्छा, कई लोग को लग रहा है यार माइनस तो आप लगा दिए। ये जो मैंने लिखा है ना, ये नेगेटिव में नहीं है, ध्यान देना। ये 0.0000001 है, ठीक ना, 0 नहीं है, ये 0 से अभी भी थोड़ा सा ज्यादा है, बट स्टिल हम लोग एकदम एग्जैक्ट 0 केल्विन पे नहीं पहुंच पाए हैं, ठीक ना। अच्छा, इतना ठंडा वाला पढ़ते कहाँ पे हैं, इतना ठंडा पढ़ने के लिए फिजिक्स में एक अलग ब्रांच है, ठीक ना, क्रायोजेनिक्स। यहाँ पे हमारे यहाँ सेकेंड ईयर में है, ठीक ना, एक चैप्टर है क्रायोजेनिक्स। क्रायोजेनिक्स पे मतलब ये एकदम लो टेम्परेचर वर्ड की स्टडी की जाती है क्रायोजेनिक्स में, ठीक ना। उसके बाद मैक्सिमम पॉसिबल क्या है, ये यार ये लैब वाला है, ठीक ना, लैब वाला है। ये लैब में इतना आज तक हम लोग अटेंड, मतलब इतना पाए हैं, ठीक ना, मतलब इतने तक पहुंच चुके हैं हम लोग, लेकिन अभी भी 0 तक हम लोग नहीं पहुंचे हैं। मैक्सिमम पॉसिबल क्या है भैया, मैक्सिमम पॉसिबल कुछ भी, एनीथिंग कैन बी पॉसिबल, मैक्सिमम एनीथिंग कैन बी पॉसिबल, एनीथिंग कैन बी पॉसिबल, कुछ भी हो सकता है, कितना भी जाते जा सकते हैं। लेकिन कितने तक जा चुके हैं, तो 10⁸ तक जा चुके हैं, 10⁸ केल्विन तक हम लोग पहुंच चुके हैं। इसको किस में पढ़ते हैं, इसको हम लोग पढ़ते हैं पायरोमेट्री में। किस में पढ़ते हैं, पायरोमेट्री। किस में पढ़ते हैं भैया, पायरोमेट्री में पढ़ते हैं।
और और क्या इसमें बता दें, हाँ, और जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक ना, जनरली जो हम लोग पढ़ेंगे जिसके बारे में, यानी कि जितना हम लोग डिस्कस करते हैं, ये थर्मोमेट्री कहलाती है। क्या कहलाता है? थर्मोमेट्री। थर्मोमेट्री, ठीक ना। मतलब ये जो एक तो इसको समझो कि एकदम कम वाला, ये एकदम ज़्यादा वाला, एक मॉडरेट वाला है, फिर मिडिल वाला, ठीक ना। तो उसको हम लोग थर्मोमेट्री में पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग टेम्परेचर स्केल्स के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? टेम्परेचर स्केल्स के बारे में, कि कैसे डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट से केल्विन, या फिर केल्विन से फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस, या फिर उनमें से किसी एक से दो में बदल, मतलब एक स्केल से दूसरे स्केल में कैसे बदले, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चंस भी लगाएंगे हम लोग उस पर, और उसके बाद हम लोग, अगर वो हो जाता है कल के लेक्चर में, तो हम लोग उसके बाद हीट भी स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए आई होप वीडियो बड़ी हो रही है, तो आज के लिए इतना ही, ठीक ना। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।